हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे लीनियर अलजेब्रा के पीवाईक्यू। अब हम आज हमको पीवाईक्यू पढ़ना है 2014 के। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है 1 का बी क्वेश्चन है आपका, यूजिंग एलिमेंट्री रो और column operations, find the rank of the matrix 0 1 -3 -1 0 0 1 1 3 1 0 2 1 1 -2 0। ये क्वेश्चन पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है। आपको यहाँ पे या तो एलिमेंट्री रो मेथड यूज करना है या तो एलिमेंट्री कॉलम। अगर आप रो लगा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ रोज के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ कॉलम लगा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ कॉलम के। मैं इसको रोज वाली मेथड से करूंगा। आपको निकालना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। क्या रहता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज या तो नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स को कुछ भी नाम दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको मैट्रिक्स को एक नाम दे देंगे। तो सॉल्यूशन आप कैसे शुरुआत करेंगे? इसको एक नाम दे दो, तो आप लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू, क्या है मैट्रिक्स हमारा? 0 1 -3 -1 0 0 1 1 3 1 0 2 1 1 -2 0। अब आप लोगों को याद होगा हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो सबसे टॉप का एलिमेंट होता है उसको क्या बनाते हैं? 1 बनाते हैं। देखो यहाँ पे बॉटम में 1 है, इसको ऊपर लेके चले जाओ तो हम क्या करेंगे? R1 को इंटरचेंज कर देंगे विथ R4। तो हमको जो पहला एलिमेंट चाहिए था तो आप लिखेंगे देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट टू, किससे इक्विवेलेंट रहेगा? अब जो चौथी रो थी वो बन जाएंगी पहली रो। तो क्या मिलेगा? 1 1 -2 0 0 0 1 1 3 1 0 2 0 1 -3 -1। तो उम्मीद है पहले स्टेप में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या करना? जो सबसे पहला एलिमेंट रहा इसको 1 बना लेना। तो हमने 1 बना लिया। कैसे? रो को इंटरचेंज करके। हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी बना सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी 0 है तो अपना काम बढ़ाएंगे क्या? हम नहीं बढ़ाएंगे। अब अगर मेरे को इसको पाइवट एलिमेंट बनाना है तो लेफ्ट में अगर कोई एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए, नीचे जो एलिमेंट है वो 0 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी 2 0 है, बस ये 3 को 0 बनाना। अगर आप 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 बन जाएगा। कौन सी रो में है ये 3? R3 में। तो आप लिखेंगे R3 चेंजेस टू R3 -3 टाइम्स R1। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट टू, पहले रो में कोई चेंज नहीं तो एज इट इज लिखो 1 1 -2 0। दूसरे में कोई चेंज नहीं तो 0 0 1 1। तीसरे में क्या करना है? R3 -3 टाइम्स R1। तो 3 -3 1 जार 3, 3 में से 3 गया 0। 1 -3 1 जार 3, 1 में से 3 गया -2। 0 माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 जार 6, तो आ गया 6। फिर उसके बाद R3 यानी 2 -3 इंटू 0, 0 सब्ट्रैक्ट करने से कुछ चेंज होता है क्या? नहीं, तो आ गया 2। नीचे क्या है? 0 1 -3 -1। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? अब आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? -2 6 2। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1 -3 -1 दिख रहा है। आप देखो अगर याली रो का आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा -6 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा -2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं? R3 को कर सकते हैं, R3 को चेंज कर सकते हैं R3 +2 टाइम्स R4 से कर सकते। जैसे ही ऐसा करेंगे तो बताइए आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट। पहले रो में कोई चेंज नहीं तो 1 1 -2 0। दूसरे में कोई चेंज नहीं, 0 0 1 1। तीसरे रो में क्या हो रहा है? 0 + 0 कितना हो जाएगा? 0।
-2 + 2 1 जार 2 0 6 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 2 जार 6 6 - 6 0 2 + 2 इंटू -1 तो आएगा -2 2 में से 2 गया 0 आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो आपको ये मिला मैट्रिक्स ए। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो भी जीरो वाली रो रही उसको सबसे नीचे लिखते हैं। याद है ये चीज सबको, जो भी जीरो वाली रो रहती है उसको आपको हमेशा कहाँ पे लिखना पड़ता है, सबसे नीचे। यानी नॉन जीरो रोज को आप पहले लिखेंगे, जीरो वाली रोज को सबसे आखिर में लिखेंगे। लिखते हैं तो चलिए बताइए, दोनों रो को आप क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। वैसे भी 1 क्या है मेरे लिए, पाइवट एलिमेंट। लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं, नीचे पूरे 0। नेक्स्ट पाइवट एलिमेंट यहाँ पे या उसके नीचे आना चाहिए, आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 क्या है, पाइवट एलिमेंट है, इसको ऊपर लेके चले जाओ। तो आप क्या करेंगे, हमको असल में अली रो को सबसे नीचे लेके आना है, तो हमको 2 बार रो उसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब आपको करना पड़ेगा रो 3 इंटरचेंज विथ R4। उससे क्या मिलेगा आपको, मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट टू 1 1 -2 0 0 0 1 1 0 1 -3 -1 0 0 0 0। देखो यहाँ पे ये 1 तो पाइवट एलिमेंट है, नीचे पूरे 0। इसको भी आप पाइवट बना सकते, कैसे, अगर आप इसको ऊपर वाली जगह पे लेके चले जाओ तो यहाँ पे लेफ्ट में जितने एलिमेंट है 0 हो जाएंगे, नीचे जितने एलिमेंट है वो भी 0 हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, पाइवट एलिमेंट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे R2 इंटरचेंज विथ R3। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट टू, पहले रो में कोई चेंज नहीं, 1 1 -2 0। अब जो तीसरी रो थी वो बन जाएंगी दूसरी रो, तो मिलेगा 0 1 -3 -1। दूसरी रो जो थी वो तीसरी बन जाएंगे, तो आएगा 0 0 1 1 और फिर आखिरी में 0 0 0 0 आएगा। ये कौन से फॉर्म में आ गया, एक्लॉन फॉर्म में। क्यों, ये एलिमेंट देखो, लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं, नीचे पूरे 0, तो ये बन गया पाइवट एलिमेंट। इसको देखो, लेफ्ट में जो एलिमेंट 0, नीचे जो एलिमेंट 0, ये क्या बन गया, पाइवट एलिमेंट। इसको देखो, लेफ्ट में जितने एलिमेंट 0, नीचे जितने एलिमेंट 0, तो ये भी क्या बन गया, पाइवट एलिमेंट बन गया। तो ये कौन से फॉर्म में आ गया, एक्लॉन फॉर्म में। तो आप लेंगे दिस इज इन एक्लॉन फॉर्म, आ गया एक्लॉन फॉर्म में। और आपको मालूम है, क्या मालूम है, वी नो दैट, क्या मालूम है आपको, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या रहता है रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। यही कैसे इक्वल्स रहता है, नंबर ऑफ पाइवट एलिमेंट से। कितने पाइवट एलिमेंट है यहाँ पे, 3। कितने नॉन जीरो रो है, 3 है। देखो यहाँ पे 1 है 1 है 1 है 1 है -2 है, यानी एक भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट है तो कौन सी रो हो जाएंगी, नॉन जीरो रो। आखिरी रो देखो 0 0 0 0, हर एक एलिमेंट क्या है 0, तो हो गई 0 रो। कितने नॉन जीरो एलिमेंट है, 3। कितने पाइवट एलिमेंट है, 3। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और आगे 10 मार्क आपकी जेब में। कुछ भी करना था क्या क्वेश्चन में, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो आप देख रहे हैं, अगर आपको टॉपिक्स क्लियर है तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत आती है क्या, नहीं आती। अब कई सारे लोग हैं ना, इसको और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी 10 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें कोई दम नहीं है, तो इसमें से कोई स्टेप को घापा मारना क्या नहीं। जैसे सिस्टमैटिकली आप एक के बाद एक चीज़ें करते हुए जा रहे हैं, रो को इंटरचेंज कर रहे हैं, वो सब चीज़ें प्रॉपरली लिख के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अब इसमें कोई शॉर्टकट मारना क्या नहीं। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लीनियर अलजेब्रा का आया था वो था क्वेश्चन 2 का ए, जो है लेट वी एंड डब्ल्यू बी द फॉलोइंग सबस्पेसेस ऑफ R4 सच दैट V दिया हुआ है आपको A B C D, जहाँ पे B -2C प्लस D इक्वल है 0 से, एंड W दिया हुआ है
ए बी सी डी, जहाँ पे ए इक्वल है डी से, बी इक्वल है टू सी से। आपसे कह रहा है फाइंड अ बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ, पहला है V, दूसरा है W, तीसरा है V इंटरसेक्शन W। रैंक निकालने वाले क्वेश्चंस भी हमने बहुत सारे देखे थे क्लास में, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने बहुत सारे देख चुके थे। क्या बोल रहा है, आपको बेसिस निकालना है और डायमेंशन निकालना है। बेसिस क्या होता है, बेसिस निकालने के लिए दो चीजें जरूरी होती है। पहला, वो स्पैन करना चाहिए, स्पैन करने के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो क्या फॉर्म करेगा, बेसिस फॉर्म करेगा। करता है ऐसा, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जो भी सेट आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, V एंड W, ये क्या है, सबस्पेस ऑफ R4 है। तो आप लिखेंगे हियर V एंड W आर सबस्पेस। ये कितने मार्क का क्वेश्चन है, 15 मार्क का। तो इसमें और कुछ कंची मत मारना, ठीक है। बी द सबस्पेसेस ऑफ R4 दिया हुआ है, यानी 4 डायमेंशनल रियल स्पेसेस। दिख रहा ना, एक्स वाई जेड टी, 4 कोऑर्डिनेट है यहाँ पे। जहां पे आपको क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है। क्या दिया है, V, A B C D, और A B C D के बीच में रिलेशन भी दिया हुआ है। क्या है, B माइनस 2C प्लस D इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। और एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, W भी दिया हुआ है। W क्या दिया हुआ है, A B C D, सच दैट A इक्वल है D से, B इक्वल है टू C से। कोई दिक्कत, कोई डाउट, यहां तक इजी है, समझा। अब आपको क्या करना है, आपको बेसिस निकालना है V का और W का। V का बेसिस कैसे निकालेंगे आप, किसी भी चीज का अगर बेसिस निकालना है और आपको वो सेट दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी सी डी को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे किसी ना किसी वेक्टर का। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पे देखो आपको एक कंडीशन दी हुई है, b माइनस 2c प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप या तो b या तो c या तो d की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। हमेशा यही करते हैं हम लोग। तो चलिए क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू a b c d, सच दैट यहाँ पे देखो d जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस b इधर गया तो माइनस b, यहाँ पे माइनस 2c इधर गया तो प्लस 2c। देखे, जो कंडीशन आपको दी हुई थी उससे आपने क्या करना है, एक वैल्यू की वैल्यू निकाल लेना, एक स्केलर की वैल्यू निकाल लेना। तो हमने डी स्केलर की वैल्यू निकाले, क्या निकाले, माइनस बी प्लस 2c, और वो डी की वैल्यू यहाँ पे कर दो सब्स्टिट्यूट। तो क्या मिलेंगे आपको, v इज इक्वल टू ए बी सी, और डी के जगह आप क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस 2c, जहां पे ए हो बी हो चाहे सी हो, ये सबके सब कैसे हैं, रियल स्केलर थे। क्यों, क्योंकि ये जब सबके सब किसके सब स्पेस है, R4 के, यानी रियल डायमेंशनल स्पेस के है। तो ये चारों के चारों कैसे स्केलर रहेंगे, रियल स्केलर रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब आप क्या करेंगे, इनको A B और C के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब इनके एडिशन में डिवाइड करेंगे। क्या कहना चाहता हूं मैं, आप इसको लिखेंगे v इज इक्वल टू, पहले देखिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है, a, यहाँ पे कहीं पे a दिख रहा नहीं तो लिखो 0, यहाँ पे a दिख रहा नहीं तो लिखो 0, यहाँ पे a दिख रहा नहीं तो लिखो 0, प्लस ये क्या हो गया, आपने x कोऑर्डिनेट का जो कोएफिशिएंट था वो लिखा। देखो यहाँ पे क्या है, b, पहले वाले इसमें b दिख रहा है क्या, नहीं तो लिखो 0, यहाँ पे b दिख रहा है तो लिखो b, यहाँ पे c है, b है क्या, नहीं तो लिखो 0, यहाँ पे b है, हाँ जी क्या है, माइनस b, तो लिखो माइनस b, प्लस सेम चीज अब किसके लिए करेंगे, सी के लिए। पहले दो में आपको सी दिख रहा है क्या, नहीं तो लिखो 0 0, इधर सी दिख रहा, हाँ जी तो लिखो सी, यहाँ पे कितना सी दिख रहा, 2c, तो लिखो 2c, जहां पे ए बी सी क्या है, रियल स्केलर है। समझा क्या किया आपने, आपने इनको जो भी वेरिएबल्स थे उनको अलग अलग स्केलर्स के फॉर्म में लिखा, यानी पहले a जितों में है उनको अलग लिखा, b जितों में है उनको अलग लिखा, c जितने में है उनको अलग लिखा। देखो यहाँ पे a प्लस 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, a,
0 प्लस बी प्लस 0 क्या हो जाएगा बी, 0 प्लस 0 प्लस सी कितना हो जाएगा सी, फिर उसके बाद 0 प्लस माइनस बी प्लस 2 सी कितना होगा माइनस बी प्लस 2 सी। कुछ भी चेंज हुआ क्या यहाँ पे, नहीं। तो ये लिखने का फायदा क्या हुआ, आप v को लिख सकते हो, यहाँ से a को कॉमन निकालो तो क्या बचेगा 1 0 0 0, यहाँ से b को कॉमन निकालो तो क्या बचेगा 0 1 0 माइनस 1, यहाँ से c को बाहर निकालो तो क्या बचेगा 0 0 1 2, जहाँ पे a b c कैसे स्केलर्स है, रियल स्केलर्स। याद आ रहा है, अरे पक्के में याद आ रहा है, ऐसा क्यों लिख रहे, ए बी सी क्या है यहाँ पे स्केलर्स है, तो उनके साथ ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये क्या रहेंगे वेक्टर्स रहेंगे। तो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन का साइन दिख रहा है ना, आप क्या ले रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, यानी वी का हर एक एलिमेंट क्या है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ वी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, कितने वेक्टर दिख रहे हैं यहाँ पे, ए के साथ एक, बी के साथ एक, सी के साथ एक, यानी 3 वेक्टर्स। पहले वाले को अल्फा 1 ले लो, अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 0 0 0, दूसरे को अल्फा 2 ले लो जो है 0 1 0 माइनस 1, एंड तीसरे वाले को अल्फा 3 ले लो, अल्फा 3 को ले लो 0 0 1 2। आया, यहाँ पे v का हर एक एलिमेंट ये तीनों का क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी ये तीनों वेक्टर क्या करेंगे स्पैन करेंगे, किसको v को करेंगे। तो इनको एक सेट के अंदर लिख दो, तो लिखो देयरफॉर सेट S1, जिसके एलिमेंट मैं क्या ले रहा हूं, पहला एलिमेंट ले रहा हूं अल्फा 1 जो है 1 0 0 0, दूसरा ले रहा हूं अल्फा 2 जो है 0 1 0 माइनस 1, तीसरा ले रहा हूं अल्फा 3 जो है 0 0 1 2। ये क्या करेगा स्पैन करेगा v को, समझा। पक्के में क्यों स्पैन कर रहा, क्योंकि v का हर एक एलिमेंट क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये सेट के तीनों एलिमेंट का। तो ये सेट जिसके ये तीनों वेक्टर एलिमेंट है, क्या करेगा स्पैन करेगा v को। अब आपको दिखाना था बेसिस, बेसिस के लिए दो चीजें जरूरी है, कौन कौन सी, स्पैन विथ लीनियर इंडिपेंडेंस। तब ये दिखाना पड़ेगा कि ये तीनों के तीनों वेक्टर कैसे हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट करके, मैंने एक को अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप कैसे करते हैं इनको, कंसिडर स्केलर से मल्टीप्लाई करो, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। या तो इसको आप ऐसा 0 वेक्टर लिखो, या तो ऐसा थोड़ा सा बड़ा 0 लिख देना, ठीक है। ऐसा लिखोगे तो भी चलता है, ऐसा लिखोगे तो भी चलता है, आपकी मर्जी। जहां पे वेयर a1 a2 a3 ये क्या है आर स्केलर्स बिलोंगिंग टू आर, आएगा कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मिलेगा आपको, याद है आपने क्या किया, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल ले लिया 0 से। अब अगर स्केलर्स की वैल्यू 0 आ जाए सबकी, तो ये कैसे हो जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो आ जाए तो ये कैसे हो जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो a1 अल्फा 1 क्या है 1 0 0 0 प्लस a2 अल्फा 2 क्या है 0 1 0 माइनस 1 प्लस a3 अल्फा 3 क्या है 0 0 1 2 इज इक्वल टू 0 0 0। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, यहाँ पे a1 जाके मल्टीप्लाई होगा a से तो मिलेगा a1, a2 होगा 0 से तो 0, a3 इंटू 0 0, तो 0 ऐड करने से कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं। ऐसे में समझेगा ना कि पहले ऐसा लिख दूँ a1 मल्टीप्लाई हुआ तो आएगा a1 0 0 0, यहाँ पे a2 को मल्टीप्लाई करो a2 इंटू 0 0, a2 इंटू 1 a2, a2 इंटू 0 0, a2 इंटू माइनस 1 माइनस a2, a3 इंटू 0 0, a3 इंटू 0 0, a3 इंटू 1 a3, a3 इंटू 2 2a3 इज इक्वल टू 0 0 0 0 आएगा। अब क्या होता, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऐड होगा एक्स कोऑर्डिनेट से, तो a1 में 0 ऐड हुआ तो क्या मिलेगा a1। इसको पीछे वाले पेज पे लेके चलते हैं ताकि हम इसको ऐड कर सकें। सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा,
हम्म, चलिए बताइए, अब ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे a1 + 0 + 0 क्या मिलेगा, a1। 0 + a2 + 0 क्या मिलेगा, a2। 0 + 0 + a3 क्या मिलेगा, a3। 0 - a2 + 2a3 = 0 0 0 0। एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट से, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा वाई कोऑर्डिनेट से, जेड कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा जेड कोऑर्डिनेट से, और टी कोऑर्डिनेट इक्वल रहेगा टी कोऑर्डिनेट से। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, a1 भी आ गया 0, a2 भी आ गया 0, a3 भी आ गया 0। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। a1 a2 a3 तीनों के तीनों क्या है जी, यहाँ पे स्केलर्स है। तो आप बोल सकते देयरफॉर ऑल स्केलर्स आर इक्वल टू 0। हर एक स्केलर की वैल्यू कैसी आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही। और जब भी पूरे स्केलर 0 हो जाए तो आपके वेक्टर्स कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। देयरफॉर आप बोल सकते द वेक्टर्स कौन कौन से, अल्फा 1 जिसकी वैल्यू क्या लिए थे आपने, 1 0 0 0। अल्फा 2 जिसकी वैल्यू क्या लिए थे, 0 1 0 - 1। अल्फा 3 जिसकी वैल्यू क्या लिए थे, 0 0 1 2। ये कैसे हो जाएंगे, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 किसके एलिमेंट है, सेट S1 के। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द एलिमेंट्स ऑफ सेट S1 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। आ रहा है, देखिए आपने पहले क्या प्रूव किया, आपने पहले प्रूव किया कि यहाँ पे सेट S1 ये क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है V को। इसको ले लो इक्वेशन नंबर A। आपने अभी क्या प्रूव किया, आपने प्रूव किया कि आपके जो एलिमेंट ऑफ सेट S1 ये कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसको ले लो B। तो फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, A बोल रहा है सेट S1 स्पैन कर रहा है, और आपका B बोल रहा है कि इसके एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। स्पैन विथ लीनियर इंडिपेंडेंस क्या फॉर्म करेगा, बेसिस फॉर्म करेगा। तो आप लेंगे देयरफॉर सेट S1 जिसके एलिमेंट है 1 0 0 0 0 1 0 -1 और 0 0 1 2, ये क्या करेगा, इज अ बेसिस ऑफ वी। आप लिख सकते हैं तो फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ वी। आपको यही करना था, क्या निकालना था आपको पहले, क्या कह रहा था पहला क्वेश्चन, आपको क्या निकालना है, इनका बेसिस निकालना। निकाल लिए, उसके साथ साथ क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन निकालना तो बहुत आसान रहता, डायमेंशन क्या रहता आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसमें, बेसिस में। तो आप लिख सकते देयरफॉर डायमेंशन ऑफ वी, वी का जो बेसिस बना रहा है उसमें कितने एलिमेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, यानी कितने एलिमेंट है बेसिस में, 3। तो डायमेंशन भी कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों आया समझा, सिंस डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ये कैसे इक्वल रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स बेसिस। बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं वही उसका क्या होता है, डायमेंशन होता है। पहला पार्ट हो गया। अब सेम चीज आपको किसके लिए करना है, W के लिए। तो आप लिखेंगे नाउ, हमको W दिया हुआ था, क्या है हमारा W, A B C D। उम्मीद है आप लोग पहले लेक्चर देख चुके हैं, उसके बाद PYQs में आ रहे हैं। डायरेक्ट PYQ पढ़ के कोई मतलब है क्या आपको, नहीं। अगर लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले लेक्चर देखिए फिर PYQ पे आइए, ताकि आपको समझ में आए। आपने किसी से भी पढ़े हो लेकिन ये टॉपिक पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आपको PYQ अच्छे से समझेंगे। क्या दिया हुआ है आपको, A इक्वल है D से, B इक्वल है टू C से, है ऐसा। आपको दिया है W इज इक्वल टू ABCD, जहाँ पे A इक्वल है D से, B इक्वल है टू C से। तो चीख चीख के बता रहा है क्या करना है, A की जगह रख दो D, B की जगह रख दो 2C। तो बताइए आपको W क्या मिल जाएगा, W इज इक्वल टू A का ऐसे इक्वल है D से, B का ऐसे इक्वल है
2c से, फिर सी डी, जैसा था वैसा। देखो यहाँ पे दो ही वेरिएबल बचे, सी और डी, तो आप लिखोगे वेयर सी डी ये बिलोंग करेगा आर को, करेगा, यानी सी और डी क्या है यहाँ पे स्केलर्स है। क्या बताया था मास्टर ने, जितने स्केलर्स है उसके टर्म्स में इसको तोड़ देना, तो क्या मिलेगा आपको, W इज इक्वल टू, पहले देखो C है क्या, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट में C है क्या, नहीं, तो लिखो 0। y कोऑर्डिनेट में C है जी 2c, z कोऑर्डिनेट में C है जी c, t कोऑर्डिनेट में C है नहीं है, तो लिखो 0। अब किसकी बारी, D की, देखो D है क्या x कोऑर्डिनेट में है, तो लिखो D, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट में है क्या D, नहीं है, तो लिखो 0, z कोऑर्डिनेट में D, तो लिखो 0, D कहाँ पे t कोऑर्डिनेट में, तो लिखो D, जहाँ पे C और D ये बिलोंग करता है R को, यानी क्या है स्केलर्स है, रियल स्केलर्स। कोई दिक्कत, कोई डाउट, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहती, यहाँ से C को निकालो कॉमन, तो C निकलेगा बाहर, जो भी स्केलर रहा उसको कॉमन निकाल देना, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ से D को बाहर निकालो तो क्या बचेगा 1 0 0 1, जहाँ पे C और D ये बिलोंग करता है R को। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, C मल्टीप्लाई हो रहा है एक वेक्टर से, D मल्टीप्लाई हो रहा है एक वेक्टर से, दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी क्या ले रहे हैं आप यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या ले रहे हैं यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन, तो आप लेंगे देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ W इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कितने वेक्टर्स हैं यहाँ पे 2 वेक्टर्स। हमने अल्फा 3 तक लिया था, इसको ले लो अल्फा 4 इज इक्वल टू 0 2 1 0 एंड अल्फा 5 जो है 1 0 0 1 आएगा। ये दोनों एलिमेंट का क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन है W का, यानी ये दोनों एलिमेंट क्या करेंगे स्पैन करेंगे, तो इनको एक सेट के अंदर डाल दो, देयरफॉर सेट S2 जिसके एलिमेंट है अल्फा 4 यानी 0 2 1 0 और अल्फा 5 यानी 1 0 0 1, तो ये क्या करेगा स्पैन करेगा, किसको W को करेगा, इसको दे इक्वेशन नंबर C। यहाँ पे देखो ये सिर्फ दो एलिमेंट है 0 2 1 0 और 1 0 0 1, दो वेक्टर है। जब भी दो वेक्टर है तो आप क्या चेक करते, ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं क्या, मतलब अगर मेरे पास एक एलिमेंट है 1 2 3 4, ये मेरा एक वेक्टर है और यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है 2 4 6 8, तो जैसे ही मैं पहले वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 3 जार 6 2 4 जार 8 हो रहा है, तो ये जो वेक्टर्स होते हैं ये कैसे होते हैं लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे जो वेक्टर है कौन सा है 0 2 1 0, दूसरा वेक्टर क्या है 1 0 0 1, ऐसा कोई एक नंबर है क्या जिससे आप ये पहले वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो दूसरा वेक्टर मिल जाए, नहीं है, तो ये दोनों के दोनों वेक्टर कैसे हुए लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो आप लिखेंगे ऑल्सो या तो क्लियरली एलिमेंट्स ऑफ सेट S2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इक्वेशन डी, क्यों, सिंस 0 2 1 0 एंड 1 0 0 1 are not scalar multiple of each other। ये जो मैंने आपको बताया ना एक दूसरे के टेबल में आते कि नहीं आते उसको हम क्या बोलते हैं वेक्टर के टर्म्स में स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, यानी आप किसी एक को एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दूसरा एलिमेंट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। और अगर आपको ये वाली लाइन नहीं याद रहती तो आपने जैसे हमने पिछले वाले को किया था ना वैसा भी सॉल्व कर सकते, एक स्केलर लो A4 अल्फा 4 प्लस A5 अल्फा 5 इज इक्वल टू 0 लो, फिर उनको सॉल्व करो तो वहां पे हर एक स्केलर की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0 आ जाएंगी, तो आपके दोनों के दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। यहाँ पे एक लाइन ये लिख के एक रीजन की लाइन लिख दो तो भी आप लिख सकते, लेकिन ये लाइन लिखना जरूरी है, ठीक है, डायरेक्टली आप क्लियरली लिख के लिख सकते क्या अपने मन से, नहीं, क्लियरली लिखना, फिर उसके बाद बताना कि रीजन क्यों नहीं है ये एक दूसरे के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों है, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, यानी एक वेक्टर को आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दूसरा वेक्टर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, करके कैसे है लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जब भी दो एलिमेंट हो तो आप ऐसे लीनियर इंडिपेंडेंस दिखाएंगे
एक एलिमेंट रहा तो सिंगलटन सेट तो हमेशा कैसा होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। जहां पे 2 से ज्यादा 3 या 4 एलिमेंट आ गए फिर आपको वो स्केलर मल्टीपल लेके इक्वल टू 0 लेके हर स्केलर को 0 दिखाना कंपलसरी होता है। उम्मीद है समझा होगा। चलिए, तो आपने बता दिया कि सेट S2 क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है, साथ साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, वो स्पैन भी कर रहा है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, बेसिस फॉर्म करेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सेट S2, देयरफॉर सेट S2 जिसके एलिमेंट है 0 2 1 0 1 0 0 1, ये क्या करेगा, इज अ बेसिस ऑफ W, या तो आप लिखेंगे फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ W करेगा। तो आपने W के भी बेसिस निकाल लिए। तो बताइए डायमेंशन ऑफ W कितना आएगा, डायमेंशन ऑफ W रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स बेसिस। कितने एलिमेंट है बेसिस में, 2, तो डायमेंशन भी कितना हो जाएगा, 2। आपने एक बार रीजन दे दिया, अब लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, लेकिन अगर फिर भी इच्छा हो तो लिख देना, सिंस डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ये कैसे इक्वल होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स बेसिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। आपने 2 चीजें कर लिए यहाँ पे, जितनी चीज बोला था क्या क्या कर लिया आपने बेसिस और डायमेंशन निकाल लिया V का और W का। अब किसकी बारी है, V इंटरसेक्शन W का। लेकिन हमको V इंटरसेक्शन W यहाँ पे कोई सेट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो हमको V इंटरसेक्शन W निकालना पड़ेगा। कैसे बताया था मास्टर ने, कैसे निकालते, आप यहाँ पे एक एलिमेंट ले लो जो W को बिलोंग करता होगा। तो हमने ले लिया ABCD, ये एलिमेंट बिलोंग करता है किस पे, V इंटरसेक्शन W पे करता है। इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट कब आता है, जब वो V में भी हो और W में भी हो। इसका मतलब ये जो ABCD एलिमेंट था ये बिलोंग करेगा V में भी, एंड ABCD ये जो एलिमेंट है बिलोंग करेगा W में भी। अच्छा बताओ, V के अंदर जो भी एलिमेंट बिलोंग करेंगे उनकी कोई खासियत है क्या, हाँ, V के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे उनको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, जो है B माइनस 2C प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ पे क्या मिला, पहला B माइनस 2C प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन ये अल्फाबेट सेटिस्फाई कर रहे होंगे। W के अंदर एलिमेंट आने के लिए कोई कंडीशन है क्या, हाँ जी है। W के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा उसका A इक्वल रहेगा D से, B इक्वल रहेगा 2C से। तो लिख दो A इक्वल रहेगा D से, B इक्वल रहेगा 2C से रहेगा। चलिए बताइए क्या बोल रहा है, A इक्वल है D से और B इक्वल है 2C से। चलो B इक्वल टू 2C यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या मिलेगा, 2C माइनस 2C प्लस D इक्वल रहेगा 0 से, एंड A इक्वल रहेगा D से। आएगा, समझा। मैंने ये 2 इक्वेशन को सॉल्व किया B माइनस 2C प्लस डी इक्वल है 0 से, एंड B इक्वल है 2C से, तो B की जगह मैंने क्या रखा, 2C, तो 2C माइनस 2C प्लस डी इक्वल है 0 से, यानी 2C कैंसल, तो D इक्वल आ जाएगा 0 से, एंड A इक्वल आ जाएगा D से। समझा, क्या आ रहा, D इक्वल टू 0 और A इक्वल आ रहा है D से, आ रहा है। साथ साथ एक और इक्वेशन जो हमने यूज किया वो क्या है, B इक्वल टू 2C, B इक्वल टू 2C, मतलब D की वैल्यू 0 है, A इक्वल है D से, यानी A इक्वल टू D इक्वल टू 0 है और B इक्वल है 2C से। आ रहा है, समझा। आपने ये इक्वेशन को सॉल्व करके D की वैल्यू निकाले, D कितना आ गया, 0। A इक्वल था D से, तो A भी कितना आ गया, 0, और B इक्वल आ गया 2C से। तो बताओ आपको मिल गया क्या V इंटरसेक्शन W, हाँ, हमको V इंटरसेक्शन W मिल गया। क्या मिलेगा V इंटरसेक्शन W, हमने लिया था ABCD, तो आएगा A की वैल्यू क्या है, 0, B का ऐसे इक्वल है 2C से, C का कोई इक्वेशन है क्या, नहीं, तो आ गया C, D का ऐसे इक्वल है 0 से, जहाँ पे ये C किसका एलिमेंट है, R का। समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यानी आपको जब भी इंटरसेक्शन का एलिमेंट निकालते हैं आपको V की कंडीशन और W की कंडीशन एक साथ लगाना है। कोई वैल्यू निकलती है, कोई इक्वेशन निकलती है, वो निकालना है। फिर आपको कम से कम स्केलर्स लेने की कोशिश करना है। जैसे देखो मेरे को A और D तो ऑलरेडी क्या मिल गया, 0, और यहाँ पे B इक्वल दिख रहा था 2C से, तो B
की जगह मैं सी बना सकता हूँ। तब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने स्केलर बचे? एक। समझा? चलिए बताइए क्या मिलेगा? वी इंटरसेक्शन डब्ल्यू, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा? 0 2 1 0, जहाँ पे सी बिलोंग करता है आर को। आ रहा है? सी क्या है? सी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक स्केलर से आप एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मिल रहा है एलिमेंट ऑफ वी इंटरसेक्शन डब्ल्यू। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ वी इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज अ, एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी स्केलर मल्टीपल ऑफ किसका? वेक्टर। कौन सा वेक्टर? हमने शायद अल्फा 5 तक लिया था ना, अल्फा 6 इज इक्वल टू 0 2 1 0, यानी ये एलिमेंट क्या करेगा? स्पैन करेगा वी इंटरसेक्शन डब्ल्यू को। तो इसको एक सेट के अंदर लिख दो, तो देयरफॉर सेट S3 जिसका एलिमेंट है 0 2 1 0, ये क्या करेगा? स्पैन करेगा किसको? वी इंटरसेक्शन डब्ल्यू को। ये हो गया इक्वेशन नंबर ई। हुआ? हमने डी तक दिया हुआ था, यहाँ पे हमने रीजन डालना फ्रॉम सी एंड डी। अच्छा, यहाँ पे रीजन डालना फ्रॉम सी एंड डी। याद रखना जहाँ पे भी बेसिस बनाते हैं ना, तो आपको दिखाना पड़ता है स्पैन और लीनियर इंडिपेंडेंस। तो हमने स्पैन दिखाया था सी में, लीनियर इंडिपेंडेंस दिखाया था डी में। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया ई में कि सेट S3 क्या कर रहा है? स्पैन कर रहा है। और यहाँ पे S3 के अंदर कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। उसके पूरे एलिमेंट जीरो है क्या? नहीं है। तो ये कैसा है? नॉन जीरो सिंगलटन सेट। और नॉन जीरो सिंगलटन सेट कैसा होता है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो आप लिखेंगे ऑल्सो एवरी नॉन जीरो सिंगलटन सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। होता है? यानी आपका सेट S3 कैसा हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेट S3 का एलिमेंट क्या है? 0 2 1 0। तो देयरफॉर सेट S3 जिसका एलिमेंट है 0 2 1 0, ये कैसा हो जाएगा? इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। हो गया इक्वेशन F। तो फ्रॉम इक्वेशन E एंड F, E बोल रहा है कि सेट S3 स्पैन कर रहा है वी इंटरसेक्शन W को, और आपका F बोल रहा है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। स्पैन विथ लीनियर इंडिपेंडेंस क्या फॉर्म करेगा? बेसिस फॉर्म करेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सेट S3 जिसके एलिमेंट है 0 2 1 0, ये क्या करेगा? इज अ बेसिस या तो फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ वी इंटरसेक्शन W। आ गया? चलिए इसका डायमेंशन निकाल लीजिए। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ वी इंटरसेक्शन W क्या रहता है? डायमेंशन जितने बेसिस में एलिमेंट हो, कितना एलिमेंट है? एक। तो डायमेंशन कितना हो जाएगा? एक। तो इसी के साथ 15 मार्क का क्वेश्चन होता है समाप्त। उम्मीद है समझा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा? पक्के में समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो है 2b का 1, जो कह रहा है इन्वेस्टिगेट द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा एंड म्यू so that the equations x plus y plus z is equals to 6, x plus 2y plus 3z is equals to 10, x plus 2y plus lambda z is equals to mu have पहला नो सॉल्यूशन, दूसरा
यूनिक सॉल्यूशन। तीसरा इनफाइनाइटली, अच्छा यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिखा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। 10 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए बताइए, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग देख चुके हैं। क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको लिखना पड़ता है। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, चलिए बताइए, पहली इक्वेशन क्या दी हुई है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6। दूसरा x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 10। तीसरा x प्लस 2y प्लस लैम्बडा जेड इज इक्वल टू म्यू। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है? आप इनको लिखेंगे कौन से फॉर्म में? मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आप लिखेंगे राइटिंग above equations in matrix form, that is matrix form कैसा दिखता है? ax is equals to b, we get। चलिए बताइए क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है कोएफिशिएंट किसके? पूरे x कोऑर्डिनेट के। तो बताइए x कोऑर्डिनेट क्या है? 1 1 1। फिर पूरे y कोऑर्डिनेट के 1 2 2। फिर पूरा z कोऑर्डिनेट जो है 1 3 लैम्बडा। फिर वेरिएबल्स x y z, उसके बाद कांस्टेंट इज इक्वल टू 6 10। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती? आप कंसिडर करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे कंसिडर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या रहता है जी आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? पहले पूरा ए लिखो, उसके बाद मैट्रिक्स बी लिखो, यानी पहले पूरा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स फिर इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। क्या है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स? 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्बडा। फिर इसके बाद डॉट 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 डालो, फिर उसके बाद कांस्टेंट 6 10 म्यू। अब क्या करते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड में बनाने की करते हो पाइवट एलिमेंट बनाने की कोशिश। यहाँ पे लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं, नीचे क्या बना लो? 0 बना लो। तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी सब्ट्रैक्ट करना है। r2 चेंजेस टू r2 माइनस r1, r3 चेंजेस टू r3 माइनस r1। बताइए क्या मिलेगा? देयरफॉर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a is to b इज इक्विवेलेंट टू, पहले रो में कोई चेंज नहीं तो 1 1 1 6। दूसरे में कोई चेंज? हाँ जी, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 10 में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, लैम्बडा में से 1 गया लैम्बडा माइनस 1, म्यू में से 6 गया म्यू माइनस 6 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे आया समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? अब आपने 1 को क्या बना लिया? यहाँ पे पाइवट एलिमेंट बना लिया। सेम चीज करके अब आप उसके नीचे भी क्या बनाएंगे? पाइवट एलिमेंट बनाएंगे। बना, ये 1 बन गया पाइवट। अब इसकी बारी, लेफ्ट में एलिमेंट क्या है? 0। अब नीचे भी क्या बना लोगे? 0। तो आप लिखेंगे r3 चेंजेस टू r3 माइनस r2। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a is to b इज इक्विवेलेंट टू, पहले रो में कोई चेंज नहीं 1 1 1 6, दूसरे रो में 0 1 2 4, तीसरे रो में 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, लैम्बडा माइनस 1 में से 2 गया तो लैम्बडा माइनस 3 है ना, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, म्यू माइनस 6 में से माइनस 4 तो आ जाएगा म्यू माइनस 10 आ जाएगा। अब देखो हमको लैम्बडा और म्यू की वैल्यू मालूम है क्या? नहीं, तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते क्या? नहीं कर सकते। अब हम आएंगे हमारे असली क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आपको निकालना है नो सॉल्यूशन। ठीक है, पहला क्या निकालना है? नो सॉल्यूशन। द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन इफ। चलिए बताइए, एक सिस्टम का नो सॉल्यूशन कब होता है? जब
आपका रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल ना हो। याद आ रहा है? नो सॉल्यूशन, याद है पूरी चीजें? ये किसका कंडीशन है? नो सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए इक्वल आना चाहिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड से, जो इक्वल आना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स से आना चाहिए। और आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए रैंक ऑफ ए इक्वल आना चाहिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड से, जो लेस रहना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल से। याद है तीनों कंडीशन पक्के में? तो पहले हमको क्या पूछा है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन रहती? कि ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है और ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, दोनों का रैंक सेम नहीं होना चाहिए। तो इफ रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड, ये कब पॉसिबल होगा? दिस इज पॉसिबल ओनली इफ। कब होगा? मैं क्या बोल रहा हूं, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड इक्वल नहीं होना चाहिए। हमको एक चीज मालूम, रैंक ऑफ ए हमेशा ऑगमेंटेड से या तो इक्वल होगा या तो उससे छोटा आएगा। यानी रैंक ऑफ ए अगर बड़ा है और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड अगर बड़ा है, रैंक ऑफ ए क्या हो जाना चाहिए? उससे कम हो जाना चाहिए। अब देखो इधर 1 1 1 0 1 2 इनके लेके तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ पे यानी मिनिमम रैंक ऑगमेंटेड का और ए का कितना आ सकता है? 2 आ सकता है, क्योंकि दो नॉन जीरो रो तो पक्के में यहाँ पे प्रेजेंट है ही। ये तीसरी रो को मैं जीरो बना सकता हूं अगर मैं लैम्बडा माइनस 3 को ले लूं जीरो। इफ लैम्बडा माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। क्या कह रहा हूं मैं लैम्बडा माइनस 3 को जीरो ले लूंगा। अगर मैं लैम्बडा माइनस 3 को जीरो ले लूंगा तो मेरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनेगा? मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब आप बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं इस फॉर्म के। ए इज टू बी इज इक्विवेलेंट टू 1 1 1 6 0 1 2 4। यहाँ पे देखो लैम्बडा माइनस 3 अगर जीरो हो जाएगा, यानी लैम्बडा की जगह वैल्यू आ जाएंगी 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0। और मैं बोल रहा हूँ म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, यानी यहाँ पे प्लस 10 इधर गया तो माइनस 10, म्यू माइनस 10 इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, है ना? यानी वाली वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ऐसा ले लेंगे। यानी वाली वैल्यू नॉन जीरो पकड़ लो, कोई भी कांस्टेंट सी है वहां पे। अब बताओ अगर मैं रैंक ऑफ ए निकालना चाहूं, ए में कितने नॉन जीरो रो है? पहली नॉन जीरो रो, दूसरी नॉन जीरो रो, ए की है, तीसरी रो कैसी है? जीरो। ये चीज समझ में आ रहा है? डॉट डॉट के इस साइड वाली वैल्यू पूरी किसकी है? ए की। तो ए के पूरे एलिमेंट यहाँ पे क्या है? 0 0 0, यानी आखिरी रो क्या है उसके लिए? 0। तो उस केस में रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, आएगा यहाँ पे। लेकिन जब हम ऑगमेंटेड की बात करेंगे, आखिरी वैल्यू मैं क्या बोल रहा हूँ? 0 नहीं है, यानी कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे ये भी नॉन जीरो रो होगी, ये भी नॉन जीरो रो होगी और ये भी नॉन जीरो रो होगी। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड कितना आ जाएगा इस केस में? 3 आ जाएगा। ये लाने के लिए क्या होना चाहिए? पहला तो आपका लैम्बडा माइनस 3 ये 0 होना चाहिए एंड म्यू माइनस 10 ये 0 नहीं होना चाहिए, तभी आपका रैंक ऑफ ऑगमेंटेड और रैंक ऑफ कोएफिशिएंट दोनों आएगा अलग अलग। यानी दैट इज लैम्बडा का ऐसे इक्वल आना चाहिए, यहाँ पे माइनस 3 इधर गया तो प्लस 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 10 इधर गया तो प्लस 10। यानी लैम्बडा की जगह आप रख दो 3 और म्यू माइनस 10 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, म्यू की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए। तो आपके सिस्टम को कितने सोल्यूशन हो जाएंगे? नो सोल्यूशन हो जाएंगे। समझा? पक्के में समझा? सच में समझा? आपको ये लिखने की जरूरत पड़नी चाहिए क्या? जैसा मैंने आपको लिख के पूरा समझाया? नहीं, आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। चलिए बताइए, अब सेम चीज किसके लिए करेंगे? जो सेकंड पूछा है, सेकंड सिनेरियो क्या बोला हमको चाहिए यूनिक सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे सेकंड द गिवन सिस्टम of linear equations have unique solution if। बताओ यूनिक सॉल्यूशन कब होता? जब रैंक ऑफ कोएफिशिएंट ये इक्वल हो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड से, ये इक्वल हो नंबर ऑफ
वेरिएबल से। होता है, पढ़े थे ये चीज। रैंक ऑफ कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड से, जो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल से। यहाँ पे कितने वेरिएबल दिख रहा है आपको क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको दिख रहा है एक्स, वाई और जेड। कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? 3। तो आप लिखेंगे हियर नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ये कितने हमारे? 3 है। अगर 3 नंबर ऑफ वेरिएबल है तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड और रैंक ऑफ कोएफिशिएंट ये भी कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए इज टू बी, ये दोनों कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। या तो आप ऐसा लिखते दैट इज इफ, ऐसा लिखते हो। चलो, रैंक ऑफ ए कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए रैंक ऑफ ऑगमेंट से, इक्वल होना चाहिए 3 से। ऐसा कब होगा? जब ए का रैंक कितना लाना है हमको? 3 लाना है। अगर ए का रैंक 3 लाना है तो ये वैल्यू कैसी चाहिए हमको? नॉन जीरो चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो ये वाली रो पूरी कैसी हो जाएंगी? 0 रो हो जाएंगी हमारे ए के लिए, है ना? क्योंकि ऑलरेडी 2 एलिमेंट जो ए के हैं वो कैसे हैं? 0। ये तीसरा एलिमेंट मेरे को कैसा चाहिए? नॉन जीरो। तभी यहाँ पे क्या होगा? ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तभी रैंक कितना होगा? 3 होगा। यानी ये वाली वैल्यू मेरी 0 नहीं होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे दैट इज इफ लैम्बडा माइनस 3 ये 0 नहीं होना चाहिए। एंड म्यू की कोई कंडीशन है क्या? नहीं। म्यू कैन हैव एनी वैल्यू। ऐसा कैसा लिखा मास्टर ने? देखो, ए इज टू बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसा दिख रहा है हमारा? 1 1 1 6 0 1 2 4 0 0। अब मैं बोल रहा लैम्बडा माइनस 3 की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। सपोज 0 नहीं आई, 1 आ गई। आगे अब मैंने यहाँ पे म्यू के जगह कोई भी एलिमेंट लिखा हूं क्या? नहीं लिखा हूं। देखो, उसको लिखने की जरूरत भी है क्या? अब मेरे को निकालना है रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ए का रैंक। तो ए का रैंक मैं ये मैट्रिक्स को देख के निकालूंगा। देखो यहाँ पे कितनी नॉन जीरो रो है? पहली भी रो नॉन जीरो, दूसरी भी रो नॉन जीरो, तीसरी भी रो का आखिरी एलिमेंट नॉन जीरो है। तो तीनों रो कैसी है? नॉन जीरो। तो रैंक ऑफ ए कितना हो गया इस केस में? 3 हो गया। हुआ। अब मेरे को देखना है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड, यानी एच टू बी पूरा। देखो पहली वाली रो में भी नॉन जीरो, दूसरी रो भी नॉन जीरो, और तीसरी वाले में भी ये जो तीसरा एलिमेंट है कैसा है? नॉन जीरो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है? 3। तो रैंक ऑफ एच टू बी कितना आ गया? 3 आ गया। यानी आखिरी एलिमेंट से कोई भी फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। कुछ भी रहने दो उसको, उससे हमारा आंसर चेंज होगा क्या? नहीं। तो ये चीज समझी पक्के में? अरे सच में समझी, पक्के में समझी, बाउंसर तो नहीं जा रहा है। सब लोग उम्मीद है सच में लेक्चर देख के आए होंगे, डायरेक्ट यहाँ पे पीवाईक्यूज करने नहीं बैठ गए होंगे। पहले लेक्चर देखो, उसके बाद पीवाईक्यूज में। यानी आपका लैम्बडा माइनस 3 0 नहीं होना चाहिए और म्यू की कोई भी वैल्यू हमको चलेंगी। तो हमको मिल जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज इफ यहाँ पे माइनस 3 इधर गया तो प्लस 3, तो लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू कैन हैव एनी वैल्यू। आ गया। हमने निकाल लिया नो सॉल्यूशन, हमने निकाल लिया यूनिक सॉल्यूशन। लास्ट क्या पूछा है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या पूछा है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब हमको इसका काम पड़ेगा, तो मैं इसको नीचे पेस्ट कर लेता हूं। अच्छा, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, पीछे ही जाना पड़ेगा हमको। चलिए बताइए अब क्या निकालना है हमको? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे थर्ड केस के लिए द गिवन सिस्टम of equations have infinite number of solutions if। क्या कंडीशन बताया था मास्टर ने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए? रैंक ऑफ ए ये इक्वल आना चाहिए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड से, जो लेस रहना चाहिए किससे? नंबर ऑफ वेरिएबल से। चलिए बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? 3 है। हियर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये दिया हुआ है 3। देयरफॉर रैंक ऑफ ए ये इक्वल होना चाहिए रैंक ऑफ
ऑगमेंटेड से जो लेस रहना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है 3, तो लेस रहना चाहिए 3 से, 3 से कम चाहिए, 3 से कम कौन सा नंबर होता 2, 2 लाने के लिए ये एलिमेंट भी 0 होना चाहिए, ये एलिमेंट भी 0 होना चाहिए। अगर मैं दोनों को 0 बना दूं तो क्या बनेगा 1 1 1 6 0 1 2 4 0 0 0 0 आएगा। ये हो गया मेरा A:B, जहाँ पे पहला वाला क्या है ए में देखो पहले आखिरी के तीनों एलिमेंट क्या आ गए 0, तो कितना रैंक आएगा नंबर ऑफ नॉन जीरो यानी 1 और 2, तो रैंक ऑफ ए आ जाएगा 2, 3 से छोटा है, हाँ जी है। यहाँ पे देखो म्यू -10 की जगह अगर मैं 0 लिख दूं तो यहाँ पे आखिर का A:B में भी पूरे आखिरी जो रो है वो क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने आएंगे 1 और 2, तो रैंक ऑफ A:B भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। रैंक ऑफ कोएफिशिएंट रैंक ऑफ ऑगमेंटेड दोनों कितना आ जाएगा 2। कंडीशन क्या है ये एलिमेंट भी 0 आना चाहिए, ये एलिमेंट भी 0 आना चाहिए, तो आप लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, कब जब ये एलिमेंट 0 यानी लैम्बडा -3 आना चाहिए 0 एंड ये एलिमेंट भी 0 होना चाहिए यानी म्यू -10 आना चाहिए 0, दैट इज लैम्बडा यहाँ पे -3 इधर गया तो +3 एंड म्यू यहाँ पे -10 इधर गया तो +10, यानी लैम्बडा की वैल्यू आनी चाहिए 3, म्यू की वैल्यू आनी चाहिए 10, तो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कितने सोल्यूशन हो जाएंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। उम्मीद है समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है, पक्के में समझ रहा है, सच में समझ रहा है, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके पेपर में पूछा गया था 2b का सेकेंड करके, जो है वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर the matrix A is equals to 1 2 3 4 and hence find its inverse also find the matrix represented by a to the power 5 minus 4 a to the power 4 minus 7 a cube plus 11 a square minus a minus -10i। 10 मार्क का एक और क्वेश्चन, यहाँ पे कैली हैमिल्टन से हमने 4 रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, 4 में से इसने 3 यहीं पे पूछ लिया। एक तो बोल रहा है कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करो, दूसरा बोल रहा है इसका इन्वर्स निकालो, और तीसरा एक ऐसा मैट्रिक्स निकालो जो ये इक्वेशन से रिप्रेजेंट करता हो। यानी एक ही क्वेश्चन में उसने 3 क्वेश्चन पूछ लिया। शुरुआत कैसे करते, जो भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको लिखिए, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में हियर ए दिया हुआ है हमको 1 2 3 4, हमको क्या करना है वेरीफाई करना है कैली हैमिल्टन थ्योरम, तो हमको पहले बताना पड़ेगा कैली हैमिल्टन थ्योरम होता क्या है, तो आप लिखेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम स्टेट्स दैट, क्या कहता है कैली हैमिल्टन थ्योरम, एवरी स्क्वायर matrix satisfies its own characteristic equation। क्या कहता है कैली हैमिल्टन थ्योरम कि आप ये जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, तो उसने हमेशा अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करना चाहिए सेटिस्फाई करना चाहिए। अब अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तो आपको सबसे पहले ए की क्या निकालना पड़ेगा
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या लगेंगी, आइगन वैल्यू लगेंगी। तो आप लिखेंगे लेट लैम्बडा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। ले लिया आइगन वैल्यू, तो अब लिख दो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय, क्या रहता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0 होता है। क्या रहता है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ये होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी ए आ गया 1 माइनस लैम्बडा, यानी लैम्बडा इंटू 1 क्या आएगा, माइनस लैम्बडा। मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, मतलब जो भी डायगोनल एलिमेंट है वहां पे क्या करना, लैम्बडा से सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या करना, जो भी डायगोनल एलिमेंट है, क्योंकि आपका जो आई रहता है वो कैसा रहता है 1 0 0 1, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 रहते हैं। 0 से सब्ट्रैक्ट करके कुछ चेंज होता है क्या, नहीं। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एलिमेंट आते हैं इसमें, डायगोनल में। डायगोनल में भी क्या एलिमेंट है 1। यहाँ पे काय से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, माइनस लैम्बडा से। तो माइनस लैम्बडा इंटू 1 क्या होगा, माइनस लैम्बडा। मतलब क्या करना है, जहां जहां पे डायगोनल एलिमेंट है वहां पे लैम्बडा को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे 4 कहाँ पे, नॉन डायगोनल, तो एज इट इज लिखो। 2 कहाँ पे, नॉन डायगोनल, तो एज इट इज लिखो। 3 डायगोनल एलिमेंट है, उससे क्या सब्ट्रैक्ट करो, लैम्बडा इक्वल आ जाएगा 0 से। अब ये तो आपको सॉल्व करना आता है। क्या करना पड़ता, क्रॉस करना पड़ता वैल्यू को। तो 1 माइनस लैम्बडा से जाके कौन मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस लैम्बडा। कौन सा साइन आता, माइनस। 4 से जाके कौन मल्टीप्लाई होगा, 2 4 2 जार 8 आ जाएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 3 माइनस लैम्बडा, 3 माइनस लैम्बडा, फिर माइनस लैम्बडा इंटू 3 माइनस 3 लैम्बडा, माइनस इंटू माइनस प्लस लैम्बडा इंटू लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो चलिए बताइए, सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू लैम्बडा स्क्वायर, माइनस 3 लैम्बडा माइनस लैम्बडा कितना हो गया, माइनस 4 लैम्बडा, 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गई मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। आ गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब मेरे को क्या करना है, वेरीफाई करना है कैली हैमिल्टन थ्योरम। यानी मेरे को क्या बताना है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। यानी अगर मैं लैम्बडा के जगह रख दूं ए, तो वो इक्वेशन 1 को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो वेरीफाई करने के लिए हमेशा क्या करना, LHS में लैम्बडा के जगह डालना ए। तो आप लिखेंगे पुट लैम्बडा इक्वल टू ए इन LHS ऑफ इक्वेशन 1। तो बताओ LHS क्या मिलेगा, लैम्बडा स्क्वायर था तो आ गया ए का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू लैम्बडा था तो आ गया 4 इंटू ए, माइनस 5 5 एक लौता है। यहाँ पे ए और 4a क्या है, एक मैट्रिक्स है। तो माइनस 5 नंबर मैट्रिक्स से सब्ट्रैक्ट हो सकता है क्या, नहीं। तो इसको भी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, आई से। याद रखना, तो जब भी आप लैम्बडा के जगह ए डालोगे, कांस्टेंट वैल्यू के साथ क्या चिपका देना, आई चिपका देना। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे, ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर कब मिलता, जब आप ए को 2 बार मल्टीप्लाई करते, मिलता। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ए स्क्वायर निकालना तो ए को 2 बार मल्टीप्लाई करो। तो चलिए बताइए, ए क्या था आपका 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4 माइनस 4 इंटू 1 2 3 4 माइनस 5 इंटू आई क्या होगा 1 0 0 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सबको आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 प्लस 4 2 जार 8 8 प्लस 1 9, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 4 1 जार 4 4 3 जार 12 12 प्लस 4 कितना आ जाएगा 16, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जार 2 3 2 जार 6 6 प्लस 2 8, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 2 जार 8 3 3 जार 9 8 प्लस 9 कितना आ जाएगा 17, माइनस ये 4 को अंदर लेके जाओ, 4 1 जार 4 4 4 जार 16 4 2 जार 8 4 3 जार 12 माइनस 5 को अंदर लेके जाओ, 5 1 जार 5 5 0 जार 0 5 0 जार 0 5 1 जार 5। अब देखो इसका आंसर 0 आता कि नहीं आता, 9 माइनस 4 5 5 माइनस 5 0 आया, 16 माइनस 16 माइनस 0 कितना आ गया 0, 8 माइनस 8 0 0 माइनस 0 0, 17 माइनस 12 5 5 माइनस 5 0। याद रखना हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यहाँ का पहला एलिमेंट
यहाँ के पहले से ये आइडिया सब्ट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे माइनस साइन है तो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो क्या आ गया वैल्यू 0 0 0 0, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर इज इक्वल टू आर एच एस। तो आप लेंगे देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, यानी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप लेंगे देयरफॉर मैट्रिक्स ए satisfies its कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये आपको प्रूव करना था, है ना, हमने लिख दिया था। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलता है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ने अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, और मैट्रिक्स ए ने अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, यानी हमने वेरीफाई कर दिया। तो आप लिखेंगे हैंस कैली हैमिल्टन थ्योरम इज वेरीफाइड। पहला पार्ट निपटा दिया, कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना था। अब क्या निकालना है, उसका इनवर्स निकालना है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो गया, देयरफॉर आप लिख सकते लैम्डा की जगह ए, तो आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y, इसकी वैल्यू क्या आ रही, 0। इक्वेशन नंबर 2। तो आप इक्वेशन 2 को ऐसा लिख सकते क्या, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5y इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस 5y इधर गया तो प्लस 5y। तो आप लिख सकते ए स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल टू 5y। लिख सकता ए स्क्वायर माइनस 4a, इधर माइनस 5 इधर गया तो प्लस 5y, तो इज इक्वल टू 5y। मेरे को आई की वैल्यू चाहिए, तो मैं ऐसा लिख सकता आई इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले तो इसको ऐसे ही रखो, एक एक स्टेप ही आगे बढ़ते हैं। 5y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4a। आपको क्या निकालना है, यहाँ पे इनवर्स निकालना है ए का इनवर्स। कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है। अगर मैं इनको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी इक्वेशन काय की बन जाएंगी, ए इनवर्स की, क्योंकि अगर मैं आई से जो भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, आई इंटू ए हमेशा क्या फॉर्म करता है, ए फॉर्म करता है। यानी आप जो भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो आई को, आपको वो मैट्रिक्स मिलता है। मेरे को यहाँ पे चाहिए ए इनवर्स की वैल्यू, तो मैं आई को काय से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए इनवर्स से, तो मेरे को कौन सा मैट्रिक्स मिल जाएगा, ए इनवर्स। तो आप लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, वी गेट क्या मिलेगा आपको, 5i इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। यहाँ पे ए इनवर्स एक पावर ए का कैंसिल, तो क्या आएगा ए। यहाँ पे ए और ए इनवर्स कैंसिल, तो क्या आएगा आई आएगा। आपको अगर ऐसा डायरेक्टली नहीं लिखना है तो आप इसको थोड़ा बड़ा करके भी लिख सकते, कैसा, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो आप इसको लिख सकते 5i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर भी किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, ए इनवर्स से। तो मैं ए स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, ए इंटू ए लिख सकता, माइनस 4 ए इंटू ए इनवर्स। और मेरे को मालूम ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स काय की वैल्यू होती है, आई की, तो मिलेगा 5। आई इंटू ए इनवर्स क्या मिलेगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स आई माइनस 4 ए इंटू ए इनवर्स आई। तो आप लेंगे सिंस ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, एंड आप किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करो तो आपको हमेशा क्या मिलता है, सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो 5 टाइम्स ए इनवर्स की वैल्यू ए इंटू आई क्या मिलेगा, ए माइनस 4 आई आ गया। तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते या तो ऐसा डायरेक्ट लिख सकते। अगर आपके पास पेपर में टाइम है तो ये मेथड से जाओ, अगर नहीं है तो ये मेथड से जाओ, आपकी मर्जी, ठीक है। चलिए बताएं हमको काय की वैल्यू चाहिए, ए इनवर्स की, दोनों से जहां से भी आप आए। अब हमको चाहिए ए इनवर्स की वैल्यू, तो कैसे मिलेंगी, 5a इनवर्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 माइनस 4 टाइम्स आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 1। सब ट्रैक कर दो तो क्या मिलेगा 1 माइनस 4 1 जार 4, 1 में से 4 गया तो कितना आएगा -3, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 4 कितना आएगा -1। काय की वैल्यू हो गई है 5a इनवर्स की। अगर आपको ऐसा नहीं समझ रहा तो एक स्टेप और ऐड कर दो, 1 4 2 3 को वैसे ही लिखो,
माइनस 4 को अंदर लेके जाओ, 4 1 जार 4, 4 0 जार 0, 4 1 जार 4। अब देखो 1 में से 4 गया -3, 4 में से कुछ नहीं गया 4, 2 में से कुछ नहीं गया 2, 3 में से 4 गया -1। आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। हमको चाहिए थी ए इनवर्स की वैल्यू। यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन उधर गया तो डिवीजन में, तो ए इनवर्स की वैल्यू आएंगी 1/5 टाइम्स -3 4 2 -1। तो इसका सेकेंड पार्ट भी होता है समाप्त। समझा? अरे कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, इससे ज्यादा इजी क्या ही मिलेगा अरे बाबा तुमको। समझा? हमने इनवर्स भी निकाल लिया, हमने कैले-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई भी कर लिया। अब आपको निकालना है फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय। अब आपको ऐसा मैट्रिक्स निकालना है जो इससे रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो जब आपको ऐसा मैट्रिक्स निकालना है जो इससे रिप्रेजेंट हो, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है उससे इसको कर दो डिवाइड। क्या कह रहा हूं मैं? आपकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है, क्या आई थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आपको पेपर में नाव लिखना है, ठीक है? ये तो मैं, मेरे को अभी दिखने को होना क्या लिख रहा हूँ उसके लिए लिखा हूँ। यहाँ पे क्या करना पड़ता? जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उससे इस इक्वेशन को क्या कर देना? डिवाइड कर देना। तो नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी मेरी? a² -4a -5i। तो मैं इससे क्या डिवाइड कर दूंगा? जो इक्वेशन को मेरे को रिप्रेजेंट करना है, जो है a⁵ -4a⁴ -7a का क्यूब +11a का स्क्वायर -a -10i। चलिए बताइए क्या करेंगे? मेरे को a का पावर स्क्वायर है, मेरे को चाहिए a का पावर 5, यानी a के पावर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो a³ इंटू a का पावर 2 कितना हो जाएगा? a का पावर 5। अब ये पूरे के पूरे ब्रैकेट से जाके मल्टीप्लाई होगा, बाकी ने कोई पाप नहीं किया है ना, उनसे ही मल्टीप्लाई होगा। तो अगर a³ जाके मल्टीप्लाई हो a² से तो -4a से भी होगा, प्लस इंटू माइनस, -4 1 जार 4, a इंटू a³ क्या आएगा? a का पावर 4, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 इंटू 1 जार 5, आई इंटू a³ क्या आएगा? a का क्यूब। और आपको मालूम जब भी आप डिवाइड करते तो यहाँ पे क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? a⁵ कैंसल, प्लस a⁴ माइनस a⁴ कैंसल, -7a³ में प्लस 5a³ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? -2a³ मिलेगा। कैसा है समझा? -7 + 5 कितना आएगा? -2a³। बाकी पूरी वैल्यू दैट इज +11a² -8 -10i। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मेरे पास क्या अवेलेबल है? a का स्क्वायर, मेरे को चाहिए a का क्यूब, लेकिन उसके सामने क्या नंबर चाहिए? -2। तो आ गया -2। a का क्यूब बनाना है, a का स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? -2a से। तो देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 जार 2, a इंटू a² क्या आएगा? a³। यानी आप देख रहे हैं जो पहली वैल्यू रहती है हमेशा वो बनाने की कोशिश करना है। यहाँ पे a का पावर 5 था तो मैंने a का पावर 5 बनाने की कोशिश की। यहाँ पे -2a का क्यूब था तो इससे मैंने -2a का क्यूब बनाने की कोशिश की, और बाकी पूरी ऑटोमेटिक जो बनती है वो बनाना, जैसे प्लस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जार 8 हो जाएगा, a इंटू a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जार 10 हो जाएगा, a इंटू आई ए हो जाएगा, होगा। यहाँ पे हमेशा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, +2a³ -2a³ कैंसल, 11a² में से 8a² गया, कितना बचेगा? 3a², -a -10 है, कितना होगा? -11 है, और यहाँ पे ऊपर क्या था? -10i एज इट इज। अब देखो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे 3a का स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे a का स्क्वायर ऑलरेडी दिख रहा है, मेरे को सिर्फ क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो आप डालेंगे +3। अब 3 अकेला आता है क्या? कभी नहीं। 3 हमेशा किसके साथ आता है? i के साथ। तो आएगा 3 इंटू आई। तो क्या मिलेगा? 3i इंटू a², 3a² प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा। फिर उसके बाद 3 4 जार 12, i इंटू ए, फिर उसके बाद प्लस इंटू माइनस
माइनस 3 5 जार 15, आई इंटू आई आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए, हमेशा यहाँ पे क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस। 3a² में तो 3a² गया 0, 12a में से 11a गया तो a, प्लस 15 में से माइनस 10 गया तो प्लस 5 आया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब अगर जितने लोगों ने डिवीजन करना सीखे हैं उन लोगों को मालूम है ये सब चीजें क्या क्या है, याद है सबको। जो वैल्यू को आप डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। जो वैल्यू से आप डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविजर। जो ऊपर आता है उसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, और जो सबसे नीचे बचता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। और जितने लोगों ने डिवीजन एल्गोरिदम पढ़े हैं उनको क्या मालूम है, वी नो दैट। क्या मालूम है आपको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला याद है सबको। क्या होता है, डिविजर इज इक्वल टू, सॉरी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिविजर मतलब जो वैल्यू को आप डिवाइड कर रहे थे, कौन सी वैल्यू थी वो, a⁵ माइनस 4a⁴ माइनस 7a³ प्लस 11a² माइनस a माइनस 10 है। डिविजर इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर। डिविजर क्या होता, जो वैल्यू से आप डिवाइड कर रहे थे होता है ये डिविजर, तो आ जाएगा डिविजर। क्या आएगा डिविजर, a² माइनस 4a माइनस 5 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इनटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या रहता, जो ऊपर वैल्यू आती, a³ माइनस 2a प्लस 3 है, a³ माइनस 2a प्लस 3 है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर जो आखिर में बचता जो है a प्लस 5 है। आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। और हमने अभी एक चीज प्रूव की है, क्या, कि हर एक एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस वजह से a² माइनस 4a माइनस 5 इसकी वैल्यू क्या आएंगी 0। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा 0, और 0 से आप कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 इंटू a³ माइनस 2a प्लस 3 है, a³ माइनस 2a प्लस 3 है, प्लस a प्लस 5 है, तो a प्लस 5 है। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो क्या आता है आंसर 0, और 0 को किसी में भी ऐड करो तो कुछ चेंज होता है क्या, नहीं। तो आएगा आंसर a प्लस 5 आए। तो ये आ गया आपका रिप्रेजेंटेशन। जो आखिरी क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था उसने, ऑल्सो फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय a⁵ माइनस 4a⁴ माइनस 7a³ प्लस 11a² माइनस a माइनस 10 आए। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय a⁵ माइनस 4a³ जो भी हमका ढमका पूछा है उसकी वैल्यू क्या आ रही a प्लस 5 आए। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या थी 1 2 3 4 प्लस 5 इंटू आई की वैल्यू क्या रहती 1 0 0 1। तो क्या मिलेगा आपको 1 प्लस 5 1 जार 5, 5 प्लस 1 6, 4 प्लस 5 इंटू 0 0, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 0 कितना आएगा 2, 3 प्लस 5 1 जार 5 आएगा 8 आ गया।